नमस्कार, आइए बात करते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की। वही छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, प्रदेश भर में लागू होंगी नई योजनाएं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का बड़ा ऐलान। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की। पेंशनरों की पेंशन कब मिलेगी? प्रदेश में चल रही नई योजनाएं। सीएम ने लागू की नई स्कीम। राजस्थान में पेंशन को लेकर भजन लाल सरकार ने अहम फैसला लिया है। इसके तहत पेंशन के नियम में बदलाव किया गया है। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर खत्म होते ही मौसम ने करवट ले ली है। प्रदेश में उत्तरी हवाएं चलने लगी हैं, जिसके कारण रात के न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। सर्दी का असर अब तेज होने लगा है और कई इलाकों में कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटों में तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। मंगलवार को प्रदेश का सबसे कम न्यूनतम तापमान सीकर जिले में 2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बुधवार सुबह यहां खेतों और फसलों पर ओस जमी नजर आई, जिससे शेखावाटी क्षेत्र में ठंड का असर और अधिक बढ़ गया। वहीं फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इस सीजन की सबसे ठंडी रातों में से एक रही। उधर सुबह घने कोहरे के कारण बीकानेर संभाग और आसपास के जिलों में जनजीवन प्रभावित रहा। घने कोहरे के चलते सड़क और रेल यातायात पर असर पड़ा और विजिबिलिटी काफी कम हो गई। खासकर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और जैसलमेर के क्षेत्रों में कोहरे का व्यापक असर देखने को मिला। कोहरे की वजह से श्रीगंगानगर में इस सीजन का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया। यहां मंगलवार को अधिकतम तापमान 20.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो सामान्य से काफी नीचे रहा। मौसम विभाग के अनुसार घने कोहरे के कारण धूप कमजोर रही। राज्य सरकार प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लगातार कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में लागू की गई 150 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली योजना के तहत अब घर की छत पर रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने वाले विद्युत उपभोक्ताओं को अतिरिक्त 17,000 रुपए की राज्य सब्सिडी मिलने लगी है। इसकी शुरुआत जयपुर विद्युत वितरण निगम ने कर दी है। पहले चरण में जयपुर डिस्कॉम ने 169 लाभार्थी उपभोक्ताओं के बैंक खातों में कुल 28,73,000 रुपए की राशि हस्तांतरित की है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बताया कि यह राज्य सब्सिडी प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत मिलने वाली अधिकतम 78,000 रुपए की केंद्रीय सहायता से अलग है। इस तरह अब राजस्थान में रूफटॉप सोलर लगाने वाले पंजीकृत उपभोक्ताओं को 150 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना और पीएम सूर्यघर योजना को मिलाकर कुल 95,000 रुपए तक का संयुक्त अनुदान मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि 150 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना में पंजीयन के लिए पोर्टल का शुभारंभ 13 अक्टूबर 2025 को जयपुर में किया गया था। पोर्टल पर पंजीकरण कराने और पीएम सूर्यघर योजना के तहत केंद्रीय सब्सिडी प्राप्त करने वाले 169 उपभोक्ताओं को अब राज्य सरकार की ओर से यह अतिरिक्त सहायता दी गई है। वर्ष 2025 से 26 के बजट में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लाभार्थियों को अधिक फायदा देने के उद्देश्य से पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के साथ 150 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली योजना की घोषणा की थी। इसके पहले चरण में वे पंजीकृत उपभोक्ता पात्र हैं, जिनके पास रूफटॉप सोलर लगाने के लिए स्वयं की छत उपलब्ध है। उपभोक्ताओं को डिस्कॉम्स के पोर्टल और बिजली मित्र मोबाइल ऐप के माध्यम से अपनी सहमति देनी होती है। इसके बाद सोलर संयंत्र स्थापित होने और केंद्रीय सहायता राशि मिलने पर राज्य सब्सिडी प्रदान की जा रही है। पोर्टल शुरू होने के 2 माह के भीतर ही 2,46,894 उपभोक्ताओं ने योजना में पंजीकरण कराया। इनमें से 3,197 पात्र उपभोक्ताओं ने रूफटॉप सोलर स्थापित कर लिया है और 1,429 उपभोक्ताओं को केंद्रीय सब्सिडी मिल चुकी है। अब इन्हें 17,000 रुपए की राज्य सब्सिडी दी जा रही है। जयपुर डिस्कॉम के 547 उपभोक्ताओं में से 169 को भुगतान किया जा चुका है। शेष उपभोक्ताओं को भी जल्द सब्सिडी हस्तांतरित की जाएगी। वहीं अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम में भी शीघ्र वितरण शुरू होगा। राजस्थान में अशोक गहलोत के 5 साल बनाम भजन लाल के 2 साल के कामकाज पर बहस के बीच टीकाराम जूली के बयानबाजी पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने पलटवार किया है। जवाहर सिंह बेढ़म ने नेता प्रतिपक्ष को जवाब देते हुए कहा कि टीकाराम जूली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झूठे तथ्यों के आधार पर राजस्थान की जनता को भ्रमित करने वाला बयान दिया है। जूली जी अपने कार्यकाल को भूल गए, जब वे अशोक गहलोत जी की सरकार में मंत्री थे और राजस्थान में जंगल राज स्थापित था और कानून व्यवस्था चौपट थी, जनता त्राहिमाम कर रही थी। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि कांग्रेस अपनी बजट घोषणाओं को पूरा नहीं कर पाई। बजट घोषणाओं में 40% भी पूरी नहीं की।
लेकिन मीडिया में आकर ये जनता को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। इन्होंने कभी भी सदन में बहस नहीं की, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के किए गए विकास कार्यों से ये कुंठित हो रहे हैं और इनको राजस्थान का विकास पच नहीं रहा है। आए दिन इनके नेता और नेता प्रतिपक्ष प्रेस के सामने आकर झूठे तथ्य पेश करने लग जाते हैं। इनके पास 5 साल बनाम 2 साल का कोई जवाब नहीं है। कांग्रेस सरकार में तो गैंगवार होती थी, भ्रष्टाचार चरम पर था, लूटन बजने की घटनाएं बढ़ रही थी और कांग्रेस उस समय कार्यवाही करने से भी बचती थी। इन्होंने प्रदेश को बीमारू प्रदेश बनाने का काम किया। जवाहर सिंह बेढम ने आगे कहा कि कांग्रेस तो किसानों का खून चूसने में लगे थे। हमारी सरकार ने तो एक तरफ जहां गेहूं पर 150 रुपए बोनस देने का काम किया, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में मिलने वाले 6000 रुपए को बढ़ाकर के मुख्यमंत्री ने 9000 तक कर दिया है। हमने वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाकर के बुढ़ापे की लाठी बनकर उनका सहयोग करने का काम किया है और इस राजस्थान को अपराध मुक्त करने, लोगों को प्रचुर मात्रा में पानी मिले इसकी व्यवस्था की है, उद्योग स्थापित हो इसकी भी व्यवस्था की है। राजस्थान आत्मनिर्भर बने, बिजली उत्पादन में प्रथम श्रेणी में आए, इसके लिए मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष झूठे तथ्यों पर बयानबाजी करके राजस्थान की जनता को भ्रमित करना बंद करें। बता दें कि टीकाराम जूली ने भजनलाल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 70% वादे अधूरे हैं। हर राजस्थानी पर 1 लाख रुपए का कर्ज है। जूली ने आरोप लगाया कि राजस्थान में भजनलाल सरकार बनने के बाद राजस्थान पर 1.55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बढ़ गया है। साथ ही टीकाराम जूली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि भाजपा सरकार ने 2 बजट में कुल 1727 घोषणाएं की थीं। इनमें से केवल 754 बजट घोषणाएं ही पूरी हुई हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर तीखा हमला किया जिसमें अरावली पहाड़ियों की परिभाषा बदल दी गई है। गहलोत ने इसे अवैध खनन करने वालों के लिए रेड कारपेट और पारिस्थितिक विनाश का सीधा निमंत्रण कहा है। दरअसल केंद्र सरकार की सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट ने 21 नवंबर को आदेश दिया कि अब अरावली क्षेत्र में सिर्फ वही भूआकृति पहाड़ी मानी जाएगी जो अपने आसपास के इलाके से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंची हो। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा, अरावली पर्वतमाला राजस्थान के लिए सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला नहीं है, यह हमारे लिए रक्षा कवच है। उन्होंने आगे कहा, केंद्र सरकार की सिफारिश के आधार पर इसे 100 मीटर तक सीमित करना राज्य की 90% पर्वत श्रृंखला के लिए मृत्युदंड देने के समान है। गहलोत ने बताया कि राजस्थान में अरावली की 90% पहाड़ियां 100 मीटर से कम ऊंची हैं। गहलोत ने कहा, कानूनी परिभाषा से इन हिस्सों को बाहर करना केवल नाम बदलने के बराबर नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण कानूनी सुरक्षा कवच को हटाने के बराबर है। अशोक गहलोत ने कहा, इस फैसले का सीधा मतलब यह है कि वन संरक्षण अधिनियम अब इन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। इससे बेरोक-टोक खनन का रास्ता खुल जाएगा। गहलोत का कहना था कि किसी पर्वत की परिभाषा केवल उसकी ऊंचाई से नहीं, बल्कि उसकी समग्र भूवैज्ञानिक संरचना से तय होती है। एक चट्टान भी पर्वत श्रृंखला का उतना ही हिस्सा है जितना कि कोई ऊंची चोटी। पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया कि अरावली मरुस्थलीकरण को रोकने में बड़ा रोल निभाती है। उन्होंने कहा, ये पश्चिम से आने वाली भीषण लू को रोकती हैं और थार रेगिस्तान को पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के उपजाऊ मैदानों में अतिक्रमण करने से बचाती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि 10 से 30 मीटर ऊंची छोटी पहाड़ियां और टीले भी धूल भरी आंधियों को रोकने में कारगर होते हैं। संभावित खनन के लिए इन्हें खोलना रेगिस्तान को नई दिल्ली तक फैलने का निमंत्रण देने जैसा है। गहलोत ने आगे कहा, अरावली पर्वतमाला की पथरीली संरचना वर्षा जल को भूमिगत रूप से प्रवाहित करती है। इसका अर्थ है कि ये पहाड़ियां पूरे क्षेत्र के लिए भूजल पुनर्भरण का स्रोत हैं। इन्हें हटाना उत्तर पश्चिम भारत के लिए आपदा का कारण बन सकता है, जो पहले से ही जल संकट से जूझ रहा है। अशोक गहलोत ने कहा, इतिहास सरकार द्वारा भावी पीढ़ियों पर किए जा रहे अन्याय को कभी माफ नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई अरावली को बचाने के लिए शुरू हुई थी, लेकिन केंद्र की सिफारिश स्वीकार होने से तकनीकी रूप से 90% अरावली गायब हो गई। अंत में उन्होंने कहा, मैं सर्वोच्च न्यायालय से भावी पीढ़ियों के हित में इस फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह करता हूं। यह फैसला विनाश का प्रत्यक्ष निमंत्रण है। राजस्थान में भजनलाल शर्मा सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा होने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार बहस हो रही है। दोनों पक्ष एक दूसरे को बहस की चुनौती दे रहे हैं। इसी कड़ी में अब पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ का बयान आया है। राठौड़ ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को बहस की चुनौती दी है।
इससे पहले राजस्थान सरकार के मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर ने भी डोटासरा के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि डोटासरा मुख्यमंत्री से डिबेट करने के लायक नहीं है। वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने डोटासरा की चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा कि वह उनके साथ खुले मंच पर बहस के लिए तैयार हैं। दरअसल राजस्थान में बीजेपी सरकार के 2 साल पूर्ण होने पर कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने पिछले सप्ताह शुक्रवार 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को 73% वादे पूरे होने के दावे पर जयपुर के अल्बर्ट हॉल में खुली बहस की चुनौती दी थी। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ आज बुधवार को डूंगरपुर जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया व भाजपा के प्रदेश महामंत्री मिथिलेश गौतम के साथ राज्य सरकार के कार्यकाल की दूसरी वर्षगांठ पर सर्किट हाउस में मीडिया से बात की। इस मौके पर राजेंद्र राठौड़ ने राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के साथ कांग्रेस और बीएपी पर जमकर निशाना साधा। राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार अपने कामों का हर साल हिसाब देती है, लेकिन कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार अंतिम साल में हिसाब देती थी। राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस 5 साल के शासन में जो काम नहीं कर सकी वो काम भाजपा की भजनलाल सरकार ने 2 साल में ही कर दिखाए। राठौड़ ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा को विधानसभा में खुली बहस की चुनौती दी। राजेंद्र राठौड़ ने कहा, मैं कांग्रेस पार्टी को चुनौती देता हूँ, फरवरी में बजट सत्र शुरू होगा, वे सिर्फ 2 दिन के लिए बहस कर लें। बीजेपी के 2 साल बनाम कांग्रेस के 5 साल। हमने एक खुला विज्ञापन दिया है तब और अब, जिसमें हमने अपने और उनके काम के आंकड़े बताए हैं। अगर कांग्रेस के नेता इतना दंभ भरते हैं तो इन आंकड़ों के आधार पर जनता को बताएं कि हमने जो आंकड़े दिए हैं उनके सरकार के काम के बारे में दिए आंकड़े में कोई गलती है। राजेंद्र राठौड़ ने भारत आदिवासी पार्टी बाप पर भी जमकर निशाना साधा। राठौड़ ने कहा कि आदिवासी क्षेत्र में बीएपी अराजकता फैलाने का काम कर रही है। राजेंद्र राठौड़ ने कहा, उन्होंने पहले जाति के नाम पर वोट मांगे, फिर जीतने के बाद विधानसभा में प्रश्न पूछने के लिए बागीदौरा विधायक जयकृष्ण पटेल रंगे हाथों पकड़े गए, लेकिन उनके सांसद कार्रवाई करने की बजाय कहते हैं कि ऐसा तो होना चाहिए। ये कैसी राजनीति है? राठौड़ ने कहा कि बीएपी केवल यहाँ के युवाओं को गुमराह करने का काम कर रही है, जबकि भाजपा की सरकार ने आदिवासियों और इस क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि बीएपी की कलई अब धीरे धीरे खुल रही है और जल्द ही बीएपी के दिन लगने वाले हैं। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण घरों तक नल से जल पहुंचाने की योजना में राजस्थान की स्थिति बेहद खराब है। 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में राजस्थान 31वें स्थान पर है। प्रदेश से नीचे केवल केरल, झारखंड और पश्चिम बंगाल हैं। देश में कुल ग्रामीण परिवारों के 81.37% घरों में नल से जल की आपूर्ति हो रही है, जबकि राजस्थान में यह आंकड़ा केवल 57.67% है, यानी प्रदेश राष्ट्रीय औसत से करीब 24% पीछे चल रहा है। वहीं इस मामले में मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा है कि अभी सिस्टम दुरुस्त करने में 2 साल और लगेंगे। आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान का कोई भी जिला अब तक 100% ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन देने का लक्ष्य हासिल नहीं कर सका है। हालांकि कुछ जिलों का प्रदर्शन लक्ष्य के नजदीक है। हनुमानगढ़ 90.21% कवरेज के साथ राज्य में पहले स्थान पर है। भीलवाड़ा में 87.65%, श्रीगंगानगर में 87.10%, डीडवाना कुचामन में 84.17% और पाली में 83.80% ग्रामीण घरों में नल जल कनेक्शन किए जा चुके हैं। सबसे बड़ी चुनौती उन जिलों से सामने आ रही है जहां प्रगति 40% से भी कम है। पश्चिमी राजस्थान का बाड़मेर जिला सबसे निचले पायदान पर है, जहां केवल 21.16% ग्रामीण परिवारों को ही नल जल कनेक्शन मिल पाया है। डीग में 26.83%, चित्तौड़गढ़ में 28.91%, डूंगरपुर में 32.09%, प्रतापगढ़ में 34.26%, बांसवाड़ा में 36.55%, उदयपुर में 36.40% और बूंदी में 36.34% कवरेज दर्ज किया गया है। जलदाय मंत्री के अनुसार जल जीवन मिशन में पूरा सिस्टम दुरुस्त करने और हर घर तक पानी पहुंचाने में अभी 2 वर्ष और लगेंगे। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले 2 वर्षों में लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। मंत्री ने यह भी बताया कि मिशन के तहत अब तक 38 लाख कनेक्शन ही हो पाए हैं, जबकि लक्ष्य 92 लाख का था। इसके अलावा अमृत 2 योजना के तहत 175 नगरीय निकायों में काम पूरा किया जा चुका है और पिछले 2 वर्षों में 7,900 गाँवों को जल आपूर्ति से जोड़ा गया है।